इसीलिए 2002 में एक सूप में साइनाइड मिलाकर उसने अपनी सास को दिया। उसने अल्कोहल में साइनाइड मिलाकर अपने ससुर को दिया। 2014 में उसने एक 2 साल की बच्ची की जान ली थी। अब देखिए, जो साइनाइड है ये अपने निशान कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है, और इसके निशान हमारी आज की खोज शुरू तो हो जानी चाहिए थी 2011 में ही, लेकिन इसे शुरू होते होते 2017 लग गया, क्योंकि इस केस को दबाने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए, बहुत से खून बहाए गए, और तब जाकर ये केस 6 साल डिले हुआ। लेकिन 2017 में भी ये केस पुलिस ने नहीं खोला। ये केस खोला एक जुनूनी व्यक्ति ने, जो चाहता था कि इस केस को सॉल्व किया जाए, और उसी ने अपनी खोज शुरू की। दरअसल बात यह है कि 2011 में केरला पुलिस के पास एक पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन आया था, और उस एप्लीकेशन से पुलिस को यह पता चला कि मृतक के घर वाले इसीलिए पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं क्योंकि मरते समय मृतक के मुंह से झाग आया था। इसका मतलब उन्हें पॉइजन होने की शंका है। यह बॉडी केरला के एक गांव में रहने वाले रे थॉमस नाम के आदमी की है। पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम करवाया, और जैसा कि घर वालों को शक था, उसके पेट से साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। साइनाइड जब भी बॉडी में मिलता है तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को यूज करने की क्षमता को ही खत्म कर देता है, और उसी वजह से आपकी डेथ होती है। यहां पर भी यही हुआ था। जब पुलिस ने रे थॉमस के घर वालों से बात की तो उन्हें पता चला कि रे थॉमस का जो बिजनेस है वो कुछ खास चल नहीं रहा था, और इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था और डिप्रेशन में भी था, और शायद इसीलिए उसने ये सुसाइड कर लिया था। इसी थ्योरी के बेसिस पर पुलिस इस केस को सुसाइड बोलकर बंद कर देती है, लेकिन एक्चुअली ये सुसाइड था नहीं, और अगर पुलिस ये केस बंद नहीं करती तो एक और जान बच सकती थी। अब देखिए, बात ये थी कि जब रे थॉमस की डेथ हुई और जब उसके मुंह से झाग आया, तब वहां पर सिर्फ एक आदमी था जिसने पोस्टमार्टम के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था। बाकी कोई भी पोस्टमार्टम के लिए बोल नहीं रहा था, और सिर्फ उसी आदमी की जिद पर यह पोस्टमार्टम करवाया गया था, और वो आदमी थे रे थॉमस के मामा जी, मैथ्यू। अब देखिए, जिस आदमी ने सच में रे थॉमस को साइनाइड दिया था, उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि मैथ्यू उसके प्लान पर पानी फेर दे, और इसी चीज का सबक सिखाने के लिए 2014 में मैथ्यू को भी साइनाइड देकर मार दिया गया। लेकिन उस समय मैथ्यू के लिए कोई बोलने वाला नहीं था कि हमें इसका पीएम करवाना चाहिए, और उसे हार्ट अटैक बोलकर साइडलाइन कर दिया गया, और ये केस कभी पुलिस तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद 2014 से 2017 तक सब कुछ शांत था, और 17 के बाद सब कुछ शांत रहता भी, लेकिन डेविड थॉमस के हाथ में एक फर्जी विल लग गई। अब ये डेविड थॉमस है कौन? डेविड थॉमस रे थॉमस का भाई है, और इसी फर्जी विल के चलते उसने ये सारी की सारी खोज दोबारा शुरू की। दरअसल हुआ ये कि रे और डेविड के पिताजी की मौत 2008 में ही हो गई थी, और उसके बाद ही दोनों भाइयों के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हो चुका था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखने वाला है। लेकिन इसके पहले कि ये दोनों भाई अपने इन सारे एग्रीमेंट्स को ऑन पेपर ला पाते, 2011 में रे थॉमस की डेथ हो गई, और 2011 से 6 साल बाद, मतलब कि 2017 में एक फर्जी विल सामने आती है, जिसके तहत सारी की सारी प्रॉपर्टी रे थॉमस के नाम पर कर दी गई है। अब रे थॉमस तो है नहीं, इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रे थॉमस की वाइफ मॉली को मिलने वाली है। मॉली और रे की शादी 1997 में हुई थी, और 2002 में रे की मदर की डेथ के बाद सारा का सारा कार्यभार मॉली ने ही संभाला था, जिसमें घर के छोटे बड़े डिसीजन से लेकर फाइनेंसेस सब कुछ मॉली ही देखा करती थी। मॉली एक होममेकर होने के साथ साथ एनआईटी कॉलिकट में एक प्रोफेसर भी थी, और 2011 में उसके पति रे थॉमस की मौत होने के बाद 2017 में, मतलब करीब 6 साल बाद, उसने दूसरी शादी की थी। उसने दूसरी शादी की थी एक सैजू नाम के आदमी से। ये सैजू रे थॉमस का ही एक दूर का कजन था। सैजू के लिए भी उसकी ये पहली शादी नहीं थी, पहली शादी से उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन 2014 में उसकी बेटी की डेथ हो गई, और 2016 में उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और उसके बाद ही 2017 में उसने मॉली से शादी की थी, और 2017 में उसकी सैजू से शादी हो जाने के बाद ही ये विल सरफेस हुई थी। और ये विल कुछ इस तरह से डिजाइन की गई थी कि मॉली किसी और से शादी कर भी ले
तो भी उसे प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, जो डेविड थॉमस है वो अपने परिवार के साथ इंडिया के बाहर रहता था, लेकिन इस फेक विल के चलते अभी वो इंडिया आया हुआ है और उसके बाद वो मॉली से कॉन्फ्रंट करता है। वो उसे बोलता है कि हम दोनों भाइयों में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था और पता नहीं ये विल कहाँ से आ गई है। लेकिन मॉली इस पर बहुत जोर देकर बोलती है कि अब जो है यही है और इसी विल के हिसाब से सब होगा। यहाँ पर डेविड को एक चीज समझ आती है कि मॉली जितनी साफ और सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। और इस चीज के बाद 2011 में अपने मामा जी की कही हुई एक बात याद आई। जब 2011 में रे की डेथ हुई थी और जब मामा जी बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें पीएम करवाना चाहिए, तब मामा जी ने फोन पर डेविड को एक बात बताई थी कि सिर्फ मॉली ही एक ऐसी है जो पीएम के लिए बहुत ज्यादा मना कर रही थी और वो उसके सख्त खिलाफ थी। और मामा जी ने इसके आगे डेविड को ये तक बोल दिया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि रे की मौत में कहीं ना कहीं मॉली जिम्मेदार है। लेकिन उस समय डेविड ने इन सारी चीजों को नकार दिया था और बोला था मामा जी ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब जब उसने मॉली के असली तेवरों को देख ही लिया है तो उसके दिमाग में मामा जी के वही शब्द घूम रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों को वो अपनी बहन ऐना को बताता है। और ऐना उसे कहती है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए अब तुम कुछ भी बोलना शुरू मत करो, और उसे ही बुरा भला बोलकर खरी खोटी सुना देती है। और यहाँ पर डेविड को एक चीज समझ आती है कि उसे सबूत चाहिए होगा। इतनी सी बात को लेकर जब वो अपनी बहन के पास नहीं जा सका तो वो पुलिस को कैसे ही कन्विंस करता। और यहाँ से डेविड ने शुरू की अपनी खोज। डेविड ने अपनी खोज एक आरटीआई फाइल करने से शुरू की। आरटीआई में डेविड ने अपने भाई रे थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मंगवाई थी। उस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि रे थॉमस की मौत साइनाइड से हुई है, लेकिन ये साइनाइड उसने खाया है राइस और चिकन पी में। लेकिन तब डेविड को एक बात याद आती है, वो ये कि मॉली ने उन्हें बताया था कि रे ने डिनर किया ही नहीं है। रे ने 3-3:30 बजे कुछ तो भी खाया था और उसके बाद शाम को जब वो घर आया और डिनर के लिए बैठा ही था कि उसके पहले वो बाथरूम की तरफ भागा और वहां पर उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही चीज बोल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बोल रही है कि भाई डिनर किया गया था और उस डिनर में साइनाइड मिला हुआ था। ये कैसे पॉसिबल है? इस चीज को अब उसने अपनी बहन ऐना से कन्फ्रंट किया और ऐना इस सबूत को नकार नहीं पाई। लेकिन ऐना फिर भी इस चीज को कंफर्म करना चाहती थी क्योंकि ये 6 साल पुरानी बात थी। इसीलिए ऐना ने बातों ही बातों में मॉली से इस चीज के बारे में पूछ लिया कि रे थॉमस ने रात में कुछ खाया था या नहीं। लेकिन मॉली यहाँ पर भी अपनी स्टेटमेंट से टस से मस नहीं हुई और उसने कहा कि नहीं, उसने आखिरी बार खाना लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास खाया था और रात में डिनर के पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। मॉली के इस स्टेटमेंट ने दोनों भाई बहनों के दिमाग में उसके लिए शक और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन तभी डेविड को एक और चीज क्लिक हुई, वो ये कि 2014 में जब मैथ्यू मामा की डेथ हुई थी तब उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मॉली थी। इतना ही नहीं, 2008 में जब उसके पिताजी की डेथ हुई तब भी, 2002 में जब उसकी माताजी की डेथ हुई तब भी, सिर्फ उनके ही परिवार में नहीं, सहजू की फैमिली में भी जब उसकी वाइफ की डेथ 2016 में हुई थी तब भी सिर्फ मॉली ही वहां पर मौजूद थी। 2014 में जब उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई थी तब भी मॉली ही वहां पर मौजूद हुई थी। डेविड और ऐना के लिए मॉली का हर डेथ के वक्त अवेलेबल होना एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था और इसीलिए अब उन्होंने मॉली पर नजर रखनी शुरू की। मॉली पर नजर रखने से ये पता चला कि मॉली घर से निकलती तो है लेकिन वो एनआईटी कैलिकट जाती नहीं है, वो कहीं और ही जाती है। इसके बाद डेविड ने एनआईटी में बात भी की कि क्या मॉली नाम की कोई लेडी वहां पर प्रोफेसर है, तो उन्हें पता चला कि ऐसी तो कोई प्रोफेसर वहां पर है ही नहीं। इसका मतलब मॉली ने यहां भी झूठ बोला था। मॉली इस झूठ को पिछले 14 सालों से बोलते आ रही थी। इस चीज के बाद इन दोनों भाई बहनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी खोज को कहां आगे ले जाए और इसीलिए इन सारी इंफॉर्मेशंस के साथ, इन सारे सबूतों के साथ उन्होंने पुलिस के पास जाना तय किया। जब इन दोनों भाई बहनों ने पुलिस के सामने अपनी ये इंफॉर्मेशन रखी तो सबसे पहले पुलिस ने रे थॉमस की फाइल में इस केस का एक लूपहोल ढूंढ निकाला। वो ये था कि साइनाइड इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो फिर उस समय मतलब 2011 में पुलिस ने यह पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि रे थॉमस को साइनाइड कहां से मिला। भले ही उसने सुसाइड किया हो लेकिन ये एक खोज का विषय था जो किया ही नहीं गया था।
इसके बाद दोनों भाई बहनों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस ने सारी की सारी वेरीफाई करने की कोशिश की, जिसमें से एनआईटी वाली बात सच निकली। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने अपनी 2 टीम्स बनाई। एक टीम का काम था कि वो मौली से मिलकर सारी इंफॉर्मेशन निकलवाए और दूसरी टीम का काम था कि रिश्तेदार, पड़ोसियों, इन सब से वो बात करके मौली के अगेंस्ट में कोई तो भी इंटेल इकट्ठा करने की कोशिश करें। पुलिस की पहली टीम ने मौली से सबसे पहला सवाल ये किया कि जब वो एनआईटी में पढ़ाती ही नहीं है तो उसने झूठ क्यों बोला हुआ है। तब उसने बताया कि वो उसकी साख के लिए बहुत अच्छा है, वो उसकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा है और इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें झूठ बताई हुई है कि वो एनआईटी में पढ़ाती है। अब देखिए, मौली ने ये झूठ कोई 1-2 साल के लिए नहीं बोला था। मौली ये झूठ पिछले 14 सालों से बोलते आ रही थी। मौली ने ये झूठ अपने देवर से बोला था, अपने मामा जी से बोला था, अपने घर के लोगों से बोला था। पुलिस को ये तो पता नहीं था कि रे को ये बात पता थी या नहीं, लेकिन जब घर परिवार वालों से ये झूठ बोला जाए तो इससे लोगों के बारे में एक चीज़ समझ आती है, वो ये कि वो अपनी पब्लिक इमेज के लिए किस एक्सट्रीम तक जा सकता है। इसी दौरान पुलिस की दूसरी टीम जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बात कर रही थी तो उन्हें एक और चीज़ पता चली, वो ये कि हो सकता है कि सैजू, जो कि मौली का करंट पति है, वो और मौली के बीच में अफेयर पहले से ही चलते आ रहा हो। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने कई बार मौली को ये बोलते सुना था कि पति हो तो सैजू जैसा हो, क्योंकि वो एक आइडियल पति है और वो किस्मत वालों को ही मिलता है। चलिए अब हम पुलिस की पहली टीम पर वापस आते हैं, क्योंकि अब उन्होंने मौली से वो सवाल पूछा था जिसका जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो ये कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि रे ने डिनर किया था, तो वो झूठ क्यों बोल रही है कि रे ने डिनर किया ही नहीं था। और इस सवाल का जवाब मौली ने बस ये बोलकर दे दिया कि तो बहुत साल पुरानी बात हो गई है, उसे कुछ याद ही नहीं है। उस समय भी वो अपने हस्बैंड की डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे पता ही नहीं था वो क्या बोल रही है। लेकिन इन सब बातों ने पुलिस को कन्विंस नहीं किया था, जबकि पुलिस का शक अब मौली पर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस का शक अब सिर्फ मौली तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि सैजू का यदि पहले से ही अफेयर चल रहा था तो हो सकता है कि उसकी वाइफ की मौत में सैजू भी जिम्मेदार हो, और पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही थी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्कमटेंशियल थी और कोर्ट में सर्कमटेंशियल एविडेंस बहुत समय तक टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए पुलिस को हार्ड एविडेंस की ज़रूरत थी। अब देखिए, जो साइनाइड है ये अपने निशान कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है और इसके निशान बहुत जल्दी मिटते भी नहीं हैं, और पुलिस अब साइनाइड के निशानों को ढूंढने निकल पड़ी थी। अब देखिए, घर में रंग रोगन, पेंट, ये सारी चीज़ें होते रहती, इसलिए वहाँ पर साइनाइड मिलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मौली की कार में तो साइनाइड मिल ही सकता था, क्योंकि मौली ने अभी तक कार बदली नहीं थी, इसीलिए पुलिस ने कार से शुरुआत की और पुलिस की ये मेहनत रंग लाई। पुलिस को अपना पहला हार्ड एविडेंस मिल चुका था। पुलिस को मौली की कार में साइनाइड के ट्रेसेस मिल चुके थे। पुलिस ने कार के बाद घर को भी चेक कर ही लिया और वहां से भी पुलिस को साइनाइड के ट्रेसेस मिल गए। अब साइनाइड के ट्रेसेस के रूप में पुलिस को एक जैकपॉट तो हाथ लग ही चुका था, और इस जैकपॉट के साथ ही पुलिस ने मौली से अपनी पूछताछ फिर से शुरू की। लेकिन इस बार मौली के पास सच बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, और इसीलिए मौली ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया और मौली ने बताया कि हाँ, उन सभी लोगों का मर्डर उसी ने किया है, लेकिन उनका मर्डर करने के पीछे उसका मोटिव एक नहीं था, वो अलग अलग थे। लेकिन जब आप मोटिव सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मोटिव कुछ अलग अलग नहीं है, ये एक बिग मोटिव के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मौली ने बताना शुरू किया कि 1997 में जब वो शादी करके आई तो उसने देखा कि घर का सारा कंट्रोल रे की मदर के हाथ में है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रे की मदर ही उस घर के सारे डिसीजंस लेती थी, सारे फाइनेंसेस संभालती थी, जिसमें कि मौली का कुछ भी से नहीं होता था, और मौली को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए 2002 में एक सूप में साइनाइड मिलाकर उसने अपनी सास को दिया, जिसके साथ ही उसकी डेथ हो गई। उस समय उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और कभी कभी ज़्यादा बिगड़ जाया करती थी, इसलिए घर वालों को लगा कि ये हार्ट अटैक हुआ है, और उन्होंने इस पर कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं। 2002 के बाद आया 2008, जब रे के पिताजी की मौत हुई। मौली ने पुलिस को बताया कि 2008 में रे के पिताजी ने एक 2 एकड़ जमीन बेची थी, जिसका पैसा वो रे, डेविड और खुद के बीच में बांट देना चाहता था। लेकिन मौली को ये चीज़ पसंद नहीं थी। मौली ये सारा का सारा पैसा खुद हड़पना चाहती थी, और इसीलिए इसके पहले कि कुछ लीगल कार्रवाई हो पाती,
उसने अल्कोहल में साइनाइड मिलाकर अपने ससुर को दिया और 2008 में ससुर की जान ले ली और इसके बाद सारा का सारा पैसा रे के नाम पर लेकर उस पैसे का यूज खुद करने लगी थी। 2002 में सास चली गई, 2008 में ससुर, और इन दोनों के जाने के बाद मौली का उस घर पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। अब सारी चीजें उसके हिसाब से होती थी, लेकिन 2011 के आते आते कुछ चीजें बिगड़ने लगी थी। वो इसलिए क्योंकि 2011 में रे का बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मौली अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी कम नहीं कर रही थी और इस चीज को लेकर उन दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते थे। झगड़ों तक तो ठीक था, लेकिन रे को धीरे से ये चीज पता चल गई थी कि मौली का एक अफेयर चल रहा है और इस चीज को लेकर उन दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये झगड़ा बाहर वालों को पता ना चले, उसके अफेयर के बारे में किसी और को पता ना चले, इसके लिए उसने अपने पति रे को हटाने का सोचा और एक दिन डिनर में उसने चिकन पी और राइस में साइनाइड मिलाकर उसे दे दिया। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई थी। इस बार ये गड़बड़ हो गई थी कि मैथ्यू मामा उस समय घर पर ही थे और जब उन्होंने झाग निकलते देखा तो पोस्टमार्टम के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगे और इसी चीज का बदला उसने 2014 में मैथ्यू के अल्कोहल में साइनाइड मिलाकर लिया। 2002, 2008, 2011, 2014, लेकिन 2014 में मैथ्यू उसका अकेला शिकार नहीं था। 2014 में उसने एक 2 साल की बच्ची की जान ली थी। दरअसल बात यह थी कि वो सैजू से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो ऑफकोर्स सैजू को एक आइडियल पति मानती थी और उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा उसके 2 साल की बेटी और सैजू की वाइफ थी और इसलिए मौका मिलते ही उसने 2 साल की बच्ची को ब्रेड के ऊपर साइनाइड लगाकर दे दिया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। उस समय लोगों को ये लगा कि चोकिंग की वजह से उस 2 साल की बच्ची की मौत हुई है, लेकिन मौत का कारण तो साइनाइड था। लेकिन जब 2014 में उसने 2 जानें ले ली थी तो अब वो थोड़ा रुकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी शक उस पर आए, इसलिए उसने 2 साल इंतजार किया और 2016 में सैजू की वाइफ का मर्डर कर दिया। सैजू की वाइफ के साथ वो एक बार डेंटिस्ट के यहाँ गई हुई थी और वहां पर उसने एक मेडिसिन में साइनाइड को मिला दिया और जैसे ही उस डेंटिस्ट ने वो साइनाइड उसे दिया, उसकी मौत हो चुकी थी। मौली ने पुलिस को आगे ये भी बताया कि हाँ, उसने इतनी जानें ली है, लेकिन इसके अलावा उसने और भी अटेम्प्टेड मर्डर किए हैं, जिसमें एक नाम ऐना भी था जो कि रे की बहन थी। उसने एक बार ऐना के खाने में साइनाइड मिला दिया था, लेकिन टाइम पर ऐना को ट्रीटमेंट मिल गया और वो बाल बच निकली थी। आपको याद होगा कि रे को शक था कि इसका अफेयर चल रहा है। इसका अफेयर सच में चल रहा था एक BSNL के एम्प्लॉय के साथ और उस समय उसने BSNL के एम्प्लॉय की वाइफ को मारने की भी कोशिश की थी। वो लोग उस समय कहीं तो भी घूमने गए हुए थे और वहां पर उसने खाने में साइनाइड मिला दिया था, लेकिन किस्मत से उसकी वाइफ ने वो खाना खाया ही नहीं और वो भी बच निकली। तो इस तरह से 2002 से लेकर 2014 तक 12 सालों में मौली ने कई सारी जानें ली और कई सारी जानें लेने की कोशिश भी की। मौली के बयान ने पुलिस की खोज को एक अंतिम छोर तक ला तो दिया था, लेकिन अभी भी पुलिस को यह जानना बाकी था कि क्या सैजू इन सब चीज़ों में शामिल है। इसके लिए पुलिस ने उसकी 2 साल की बेटी और उसकी बीबी के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए, उस समय की फाइल निकलवाई जब वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस को उसकी बेटी की फाइल में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी वाइफ की फाइल में पुलिस को एक चीज मिली, वो ये कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ था कि सैजू की वाइफ का पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ तो भी शक है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सैजू ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और इन सब चीजों ने पुलिस का सैजू के लिए शक और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और सैजू की इन चीजों को लेकर जब पुलिस ने मौली से कॉन्फ्रंट किया, मौली से सवाल किए, तो मौली ने बोला कि हाँ, सैजू उसके साथ उन 2 मर्डर्स में मिला हुआ था। और मौली के इस बयान के साथ पुलिस की ये खोज पूरी होती है। लेकिन जैसा कि हम बात करते ही रहते हैं कि पुलिस की खोज सिर्फ आधी जीत है, कोर्ट का फैसला ही पूरी जीत को पुख्ता करता है। और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन अभी तक आया नहीं है। इसके साथ ही पुलिस ने उन सारी बॉडी के जो रिमेन्स है, क्योंकि वो गड़ाए गए थे, उन बॉडी के रिमेन्स को निकालकर वहां पर साइनाइड के ट्रेसेस को खोजने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 बॉडी में ही उन्हें साइनाइड के ट्रेसेस मिले, एक मैथ्यू की और दूसरी रे की। बाकी सभी बॉडीज में उन्हें साइनाइड के ट्रेसेस नहीं मिले।
साइनाइड न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है कि ये सारी चीजें 2002 से शुरू हुई थी, तो हो सकता है समय के साथ साइनाइड के ट्रेसेस भी गायब हो चुके हो। लेकिन अब एट द एंड क्या फैसला आता है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। तो इस तरह हमारी आज की खोज पूरी होती है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इस खोज ने आपको क्यूरियस बनाया? क्या इस खोज ने आपके अंदर के खोजी को बाहर लाने का काम किया है? यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की खोजें हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो मिलेंगे हम एक और नई खोज के साथ अगले हफ्ते।